हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका आपकी प्यारी यूट्यूब चैनल लर्न विद अभिलाषा पर। और मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत तो आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम जो सेट करने जा रहे हैं शाम 6 बजे, वो हम करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम शामिल करते हैं सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन, यानी कि टोटल मिलाकर हम इसमें 75 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। कल हमारा पहला प्रैक्टिस सेट हो गया था, आज हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो ये हम डेली करते हैं शाम के 6 बजे। तो इसमें हम सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी तैयार होंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसके बाद पढ़ेंगे ऑप्शन, उसके बाद हम आपको टाइम देंगे, फिर आप इसका राइट आंसर मुझे बताएंगे। चलिए मैं पहले क्वेश्चन पढ़ती हूँ कि मात्र राम का संधि शुद्ध संधि विच्छेद है। ऑप्शन पढ़ेंगे मात्र ऋणान, मात्र ऋणाम, मात्र प्लस ऋणम और मात्र प्लस अणम। तो मात्र ऋणाम में सही संधि विच्छेद क्या है, वही हमको सही आंसर बताना है। तो आप मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मात्र प्लस ऋणम। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। ऑप्शन 1 है पश्य विवृत स्वर, ऑप्शन नंबर बी है अग्र संवृत शब्द, ऑप्शन नंबर सी है अग्र विवृत स्वर, या ऑप्शन नंबर डी है पश्य संवृत शब्द। तो ऊ किस प्रकार की दृष्टि से इसको हम बोल सकते हैं, भाषा विज्ञान की दृष्टि से किस प्रकार का स्वर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का स्टूडेंट जो आप राइट आंसर बताएंगे वो हो जाएगा पश्य संवृत स्वर बोलते हैं ऊ को। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर बी है दुपट्टा, ऑप्शन नंबर सी है फुलका, ऑप्शन नंबर डी है हीरा। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की मैंने आपको पहचान बताई थी, इसको हम क्या वाक्य प्रयोग में करके देखेंगे। चलिए पहला देखते हैं, प्राकृतिक नज़ारा कितना सुंदर है, दुपट्टा बहुत प्यारा है, फुलका दे दो, हीरा टूट गया। तो आपको पता चला होगा जब हमने इनको वाक्य प्रयोग में किया है तो प्रकृति के साथ जो भी सहायक क्रिया आ रही है वो आ रही है स्त्रीलिंग। तो प्रकृति कैसा शब्द हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल गए होंगे, आपने को अच्छे से कर भी लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि मौसम आज कुछ सुहाना सा है, वाक्य में सुहाना शब्द किसका परिचायक शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 है क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी है विशेष्य, ऑप्शन नंबर सी है विशेषण, ऑप्शन नंबर सी है डी है संज्ञा। तो इसमें जो इन्होंने शब्द पूछा सुहावना, यह किस शब्द का परिचय है वही हमको बताना है। तो आप स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि मौसम आज कुछ सुहाना सा है। तो इसमें क्या से हम क्वेश्चन लगाएंगे कि मौसम आज क्या है। तो क्या की जो आंसर दे रहा है वो है सुहावना। तो ऐसे जो इसका आंसर दे रहा है तो आप बताएंगे सुहावना क्या है, एक प्रकार का विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द है, नारी, नारियल, उपयुक्त, तुरंत और आलस्य। आपको पता होगा स्टूडेंट, नारियल का जो तत्सम होता है वो नारिकेल होता है, तुरंत का जो तत्सम होता है वो त्वरित होता है, और उपयुक्त का जो तत्सम शब्द होता है वो बोलता है उपयुक्त, और आलस्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तत्सम शब्द हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा आलस्य का जो तद्भव होता है वो होता है आलस। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं पढ़ती हूँ। श्रृंगार का तत्सम शब्द है श्रृंगार, श्रृंगार या श्रृंगार या सिंगार। तो श्रृंगार का जो तत्सम शब्द हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। तो तीनों क्वेश्चन के राइट आंसर आपको पता चल गए होंगे, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने, कठोर, विवेकी, मधुर, ब्रह्म। तो कर्कश का विलोम शब्द हो जाएगा मधुर। कर्कश का मतलब होता है कठोर या ऐसी ध्वनि जो कानों में चुभे, और मधुर ऐसा होता है मीठा जो ध्वनि हमारे कानों में अच्छी लगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर के सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाक्यांशों के लिए शब्दों में संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन नंबर 1 है जिसका इलाज ना हो सके उसको दुसाध्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है जो मनुष्यता से दूर हो उसे अमानुषिक वो बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी है जो कम खर्च करने वाला हो उसे अपव्ययी बोलते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है जो इतिहास लिखे जाने से के युग से पूर्व का हो उसे प्राग ऐतिहासिक
बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का स्टूडेंट आप मुझे राइट आंसर बताएंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, जो कम खर्च करता हो उसको अपव्ययी नहीं कहते हैं, जो कम खर्च करता हो उसको हम बोलते हैं मितव्ययी। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि आखिर एक दिन अत्याचारी का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं रिक्त स्थान पर मुहावरे को का चयन करे। ऑप्शन नंबर 1 है सिर धुनता है, ऑप्शन नंबर बी है कलेजे पर हाथ रखता है, ऑप्शन नंबर सी है असमंजस में पड़ जाता है और ऑप्शन नंबर डी है फूट फूट कर रोता है। तो आखिर एक दिन अत्याचारी का भी अंत होता है और अत्याचार से अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं का सिर धुनता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। स्टूडेंट आपको पता होगा उपसर्ग एक शब्द नहीं होता, ये मात्र एक शब्दांश होता है, इसका कोई भी पूर्ण अर्थ नहीं होता है, यह शब्द में जुड़कर ही शब्द की परिभाषा को परिवर्तित कर देता है। तो ये क्या होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं। और उपसर्ग जो होता है यह शब्द के प्रारंभ में जोड़ा जाता है। तो चलिए इसको इंग्लिश में प्रीफिक्स भी बोलते हैं। सफिक्स का मतलब हो जाता है प्रत्यय और प्रीफिक्स का मतलब हो जाता है उपसर्ग। चलिए मैं ऑप्शन पढ़ लेती हूँ, बही, बाहिर, बहिर या बाहिस। तो बहिर्मुखी में जो उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा बहिर, यानी कि ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है अत्या प्लस चार, अत्य प्लस आचार, अति प्लस आचार या अत्या प्लस चार। तो स्टूडेंट अत्याचार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा अति प्लस आचार। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है। और अत्याचार का जो संधि है ये हमारे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में भी आया था, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि निर्दय में समास है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो निर्दय बोलते हैं जिसके दिल में दया ना हो, जिसके पास दया का भाव ना हो, उसको बोलते हैं निर्दय। तो जो तीसरे शब्द को संबोधित करता है जिसमें ना तो उत्तर पद ना ही पूर्व पद प्रधान होता है, कोई तीसरा प्रधान होता है, तो उसमें बोलते हैं बहुव्रीहि समास इसमें होता है। तो निर्दय में जो राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है। ऑप्शन नंबर बी है मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर सी है उसने खाना खाया और सो गया। ऑप्शन नंबर डी है परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। तो स्टूडेंट कौन सा इसमें संयुक्त वाक्य है वही हमसे पूछ रहा है। तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर के सी। और संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है, इसमें जो आया है और शब्द आया है और इसलिए किंतु परंतु जो शब्द आते हैं ये ही संयुक्त वाक्य की पहचान होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं, इसमें आया है कि जिस वाक्य में की आ जाए वो वाक्य होता है कॉम्प्लेक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र वाक्य है। और देखिए ऑप्शन नंबर बी है मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करना चाहता हूँ, तो इसका ये सरल वाक्य है क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य एक ही प्रधान वाक्य है। और दूसरा हो जाएगा परिश्रम करे और सफलता प्राप्त करे, इसमें ये क्या है सरल वाक्य है। तो क्या से राइट आंसर होगा, कैसे अब उसकी पहचान करेंगे ये भी मैंने आपको बता दी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दिए गए शब्दों में समानार्थी शब्द का चयन किए। द्वार, कर्मठ, कपाट, कपट या सपाट। तो द्वार का मतलब होता है कि जैसे घर का द्वार होता है तो घर के द्वार पर क्या होते हैं कपाट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, कोई त्रुटि नहीं है, तो हमको बताना है किस भाग में त्रुटि है। तो देखिए इस शब्द को पढ़ने से हमको पता चल गया है अध्यापक ने हमसे लेख लिखवाया, तो इसमें क्या है ने कारक की त्रुटि है। तो ने कौन से में आएगा, फर्स्ट में आएगा, यानी कि हम लगा देंगे कि पहले भाग में त्रुटि है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के 1। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 हमारी स्लाइड पर इस प्रकार से हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। वाक्य दिया है किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में विद्यार्थी ही होते हैं। ऑप्शन दिया है
उस देश के आदर्श विद्यार्थी, ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी, किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है उस देश में आदर्श विद्यार्थी। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा हमारा, उस देश के आदर्श विद्यार्थी किसी भी देश की क्या है, संपत्ति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा प्रत्येक चरण में 12वीं तथा 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद कहलाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोला। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर के 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्लैंक दिया है, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प चुने। तो इसमें हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, धर्मसम्मत, धर्म सापेक्ष या धर्मानुसार। तो जो इसमें राइट आंसर बैठेगा वो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए, धर्म निरपेक्ष दृष्टि राष्ट्र का आधार है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का स्टूडेंट जो आप राइट आंसर बताएंगे वो बताएंगे ऑप्शन नंबर के ए। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निर्देश लिखा है कि नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 19 से 23 तक के लिए उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनें। तो चलिए मैं आपके सामने ये गद्यांश पढ़ती हूँ, मैं कर लेती हूँ जूम, आपको भी पढ़ने में आसानी होगी और कुछ अच्छा भी दिखाई देगा। तो लिखा है कि मानव में मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से इस संसार में असीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल या प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों पर प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवा प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसे अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह, अगली स्लाइड पर पढ़ते हैं, विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए हैं। इस धारा पर स्थायी रूप से नहीं रहने पर भी ऐसे पर हितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहे हैं। मनुष्य जीवन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन में उन्नति होती है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव में आध्यात्मिकता जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना है। तो स्टूडेंट आप सभी ने एक गद्यांश पढ़ लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए इसके पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तब इसके हम आंसर देखेंगे। निस्वार्थ शब्द का विपरीतार्थक शब्द है परार्थी, परोपकारी, निस्वार्थी या स्वार्थी। तो देखिए निस्वार्थ का मतलब होता है जिसमें अपना स्वार्थ न छिपा हो, और स्वार्थी का शब्द होता है जिसमें अपना स्वार्थ छिपा हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर के डी। ये आप यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको एक बार से रफ कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर इसमें 20 दिया है, गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द में किन उपसर्गों और प्रत्ययों से बना है? ऑप्शन नंबर 1 है अध्यय के ता, ऑप्शन नंबर बी है आ ई कता, और ऑप्शन नंबर सी है अधिकता, और ऑप्शन नंबर डी है आधिकता। तो सबसे पहले हम इसमें मूल स्वर निकालने वाले हैं कि इसमें मूल शब्द क्या है। आध्यात्मिकता में जो मूल स्वर है वो है आत्मा। आत्मा इसमें मूल स्वर है। अब देखिए इसमें एक तो आगे लगा है अधि लगेगा तो आध्यात्मिकता में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा जब ई और ए आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ई अपने आप को आधे
या में जो ये शब्द होगा उसको आधे या में बदल लेता है। तो आ आके इसको पूरा भी कर देगा और अपनी मात्रा भी लगा देगा, और जो धी होगा क्योंकि इसमें ई की स्वर निकल गया है तो ये आधा हो जाएगा। चलिए यहाँ से क्लियर हो गया। आगे आता है इक्ता। तो इसमें क्या है, एक इक प्रत्यय भी लगा है, तो आध्यात्मिकता, तो इक प्रत्यय भी लगा है और बाद में लगा है ता। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसमें आधि तो क्या है, एक उपसर्ग है, और इक और प्लस ता बराबर दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्रत्यय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। कैसे इसको निकाला गया है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही आपको क्वेश्चन को बनाना है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। देखिए अभी तक हमने गद्यांश नहीं पढ़ा है, 2 क्वेश्चन तो हमको ऐसे ही मिल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो, ऑप्शन नंबर 1 है धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहेंगे, ऑप्शन नंबर बी आनंदमय जीवन जीते रहेंगे, या ऑप्शन नंबर सी मूल्यवान मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे, या ऑप्शन नंबर डी है सेवा प्रवृत्ति अपनाकर परमहित करते रहते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा था कि जो देखिए परमहित बलों पर हमेशा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि परमहित बलों के ऊपर हमेशा बल देकर बने रहते हैं और ऐसे मनुष्य सदगति को प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको इसका आंसर इस स्लाइड में मिल जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको यहाँ पर बता देंगे, जो राइट आंसर है ये हो जाएगा सेवा निवृत्ति अपनाकर परहित करते रहते हैं, ऐसे लोग परोपकारी लोग सदा पूजे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए 22वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कठोर सत्य किसे कहा गया है। भौतिक शरीर की नश्वरता, भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना, निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम, या भौतिक संचार की तुच्छता। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भौतिक शरीर की नश्वरता, यानी कि जो हमारा भौतिक शरीर है ये एक न एक दिन क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, यही कठोर सत्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये आपने गद्यांश के क्वेश्चन सारे हल कर लिए हैं। एक और गद्यांश का इसमें सवाल है कि निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किया जाना आवश्यकता बताई गई है। सदा सदा के लिए अमर हो जाना, विजय पाने के लिए योजना बनाना, ऐसी भावनाओं को मन में न आने देना, और अच्छे कर्म के नाम से अमर कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, कि अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए यह आवश्यक कहा गया है। तो आपने 19 से लेकर 23 तक जो है गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन किए हैं, यानी कि 5 नंबर जो है हमको गद्यांश से मिलने वाले हैं, और ये गद्यांश से मिलने वाले सवाल फ्री के होते हैं। बस अगर आपने इस पर अच्छे से मेहनत कर ली तो 5 क्वेश्चन आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है श्रद्धानंद की संधि विच्छेद है। श्रद्धा प्लस नंद, श्रद्धा प्लस आनंद, श्रेय प्लस श्रद्धानंद, या श्रद्धेय प्लस आनंद। तो क्वेश्चन नंबर 24 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी श्रद्धा प्लस आनंद, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि क्या होती है, जब समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वे लघु से क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, जिसको हम दीर्घ संधि बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 25। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया किस प्रकार की है, संयुक्त, सहायक, अकर्मक, सकर्मक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। आप पूछेंगे कैसे, देखिए बालक इस पुस्तकालय में क्या कर रहा है, यानी कि क्या अगर आप लगाएंगे तो क्या का आंसर आएगा, पढ़ रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो वो पढ़ रहा होगा। तो अगर ऐसे क्या का जवाब करने से हमको आंसर मिलता है तब वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है, अगर नहीं मिलता तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, निर्जन, त्रिदश, किंकर, या गिरबाण। तो हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो है किंकर, जो है ये देवता का पर्यायवाची नहीं होता, यह एक नौकर का पर्यायवाची होता है, यानी कि दास का पर्यायवाची होता है। तो आप इसका आंसर लगा देंगे सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोक्ष चाहता हो के लिए शब्द है, मुमुक्षु, मुमुक्ष, मुमुर्मुर्षु, या मुमुक्षु। तो स्टूडेंट जो मोक्ष चाहता है उसको बोलते हैं मुमुक्षु। तो यानी कि ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का। 28वां क्वेश्चन रीड करेंगे। सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि के लिए अनेकार्थी शब्द है, पशु, शिव, हरि, कपीस। तो आपको पता होगा इन सब का जो अनेकार्थी शब्द होता है वो होता है हरि, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण है। उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था। तो ता है, ती है, ती है, ये वर्तमान काल के उदाहरण होते हैं। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। वह सारी रात भर पढ़ता रहा, वह सारी रात पढ़ता रहा, वह रात भर पढ़ता रहा, वह पढ़ता रहा, वह सारी रात भर। तो स्टूडेंट हमारा जो सही वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा वह सारी रात पढ़ता रहा, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। गलत हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सारी भी आ रहा है और भर भी आ रहा है, तो दोनों वाक्य में एक साथ नहीं आ सकते। यहाँ पर वाक्य उल्टा है, यहाँ पर वाक्य उल्टा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। मात्र कल्पना करते रहना, हथियार गिरा देना, हथियार उठा लेना या हार मान लेना। अगर किसी ने हथियार डाल दिए कहते हैं वह उसने अपनी हार मान ली है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और बने रहना चैनल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है स्टूडेंट। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। स्टूडेंट देखिए, एक न एक, अगर आपने यूपी पुलिस का 4 शिफ्टों में एग्जाम देखा होगा तो उसमें मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो रचनाओं से पूछे गए हैं। तो आप ये मान के चलिए रचना का एक तो क्वेश्चन आएगा और अधिकतर 2 क्वेश्चन भी वह पूछ सकता है। तो चलिए ऑप्शन 1 दिया है, प्रिय प्रवास के रचनाकार हरिओत जी हैं, सांध्या गीत के प्रसाद जी हैं, और आंसू के निराला जी हैं, और साकेत के तुलसीदास जी हैं। तो स्टूडेंट हमको बताना है सही आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास के जो सही हैं वे हो जाएंगे हरिओत सिंह उपाध्याय। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है 32 का। अगर मैं आपको बता दूं, जो सांध्या गीत है, सांध्या गीत की जो रचना का वे हैं महादेवी वर्मा जी, आंसू के हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, और साकेत के हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त जी। तो ये हो जाएंगे तीनों के राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न इसने गंभीर, को घटी के ब्रजभानु हे हलदर के वीर में कौन सा अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार। स्टूडेंट आपने यहाँ पर आपको 2 शब्द दिखाई दे रहे होंगे, ब्रजभानुजा और हलदर। ब्रजभानुजा बोलते हैं यानी कि सांड की जो बहन गाय को भी हम ब्रजभानुजा बोलते हैं। और आपको पता होगा जो राधा जी के जो पिताजी थे उनको ब्रजभानु बोलते थे, तो ब्रजभानुजा का मतलब हो जाएगा राधा के पिताजी। तो उसके यहाँ पे इसका एक शब्द राधा भी हो जाएगा। हलदर का आपको पता होगा, हलदर किसको बोलते थे, बलराम को भी हम हलदर बोलते थे, क्योंकि उनका जो वो था प्रतीक चिन्ह, वो हल को अपने कंधे पर हमेशा रखते थे। और हल कौन चलाता है, हमारे यहाँ हल क्या चलाता है, बैल चलाता है। तो शब्द एक है, अर्थ उसके अलग अलग है, तो अलंकार क्या हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा। कहते हैं ना शब्द एक अर्थ अनेक अलंकार श्लेष। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, श्लेष अलंकार। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध शब्द है। आभ्यंतरिक, आध्यात्मिक, निरोग और निरपराध। तो क्वेश्चन नंबर 34 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निरपराध। ये हमारा सही शब्द है। आभ्यंतरिक में यहाँ आ नहीं आएगा। निरोग आपका ऐसे लिखा जाता है, में बड़ी की मात्रा लगेगी, छोटी की मात्रा नहीं लगेगी। और अत्याधिक में जो आ के पीछे आकर डंडा है ये फालतू दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन सा वाक्य का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है संबोधन, विस्मयवादी बोधक, परिणाम बोधक, क्रियाबोधक। तो अव्यय का भेद नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का आप राइट आंसर बताएंगे। परिणाम जो बोधक होता है वे अव्यय का भेद नहीं होता है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, सुख दुख के बीच में लगने वाला जो चिन्ह है इसको क्या कहते हैं। निर्देशक चिन्ह बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं, विवरण चिन्ह बोलते हैं, और अपूर्ण विराम चिन्ह बोलते हैं। अगर आपने यूपी पुलिस के पेपर भी दिया होगा तो वहाँ पे चिन्ह से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर ऐसा चिन्ह अगर लिस्ट में लिखा हुआ आता है उसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, ई प्रत्यय किस भाषा शब्द में नहीं है। तेली में, चमेली में, रेती में, खेती में। देखिए तेल प्लस ई तेली, रेत प्लस ई रेती, और खेत प्लस ई खेती। लेकिन चमेली में ऐसा कोई सा भी वाक्य नहीं बन पा रहा है जिसमें ई प्रत्यय हो। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
तो देखिए हमारे यहाँ पर 37 क्वेश्चन थे जो हमने किए हैं हिंदी से। अब हमारा एक सेट हो गया है कंप्लीट, लेकिन अब बढ़ते हैं सामान्य अध्ययन की तरफ। आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं, कुछ 75 तक, इसमें हम करंट अफेयर, स्टैटिक, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री और साथ में इसमें करंट अफेयर, यूपी स्पेशल हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब तैयार हो गए। सामान्य अध्ययन का सेट नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि प्रतिवर्ष पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई, 27 सितंबर, 24 अक्टूबर या 21 अगस्त? तो आपको पता होगा विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसको बोलते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे। क्वेश्चन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है? आगरा में, प्रयागराज में, फतेहपुर में या कानपुर में? तो आलू निर्यात जोन कहाँ है? आगरा में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सूरहताल पक्षी विहार स्थित है? ऑप्शन नंबर है जौनपुर में, बलिया में, वाराणसी में, देवरिया में? तो सूरहताल पक्षी आपको जो मिलेगा बलिया में मिलने वाला है, जहाँ कहते हैं चित्तू पांडे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल में या तिब्बत में? तो आपको पता होगा स्टूडेंट, जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ है? नेपाल में। और भारत और सिक्किम की सीमा पर पड़ता है, लेकिन ये अधिकतर इसका भाग है वो कहाँ पर है? नेपाल में। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। तो चारों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है कि नवंबर 2023 में किसे केंद्रीय सूचना आयोग के नया मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? ऑप्शन नंबर 1 है रविंद्र त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी है यश वर्धन कुमार सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी है अशोक चंद्रा और ऑप्शन नंबर डी है हीरालाल सामरिया। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीरालाल सामरिया। ये हमारे क्या बने हैं? नए प्रमुख सूचना आयुक्त बने हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? बिरहा, ढोला मारू, कजरी, रसिया? तो क्वेश्चन नंबर 43 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ढोला मारू उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय क्या लोकगीत नहीं है। तो ये आप बताएंगे कि तो ये कहाँ का है? ढोला मारू जो लोकगीत हो जाएगा ये हो जाएगा राजस्थान का आपके, ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये राजस्थान में किया जाता है ढोला मारू। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 44। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से है? छोलिया से है, नटवरी से है, जोगनी से है, चरकुला से है? स्टूडेंट ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ब्रजमंडल से संबंधित जो लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का वो हो जाएगा चरकुला, जिस पर एक महिला प्राइमेरा रूप पर 108 दीपक जलाकर अपने सिर पर बैलेंस बनाकर उससे क्या कर दिया, मुंह को अपने उससे आंचल से ढककर घूंघट निकालकर नृत्य करती है। तो बहुत ही फेमस नृत्य है और बहुत ज़्यादा ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत में पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किस शहर में किया गया है? हैदराबाद में किया गया है, चेन्नई में, मुंबई में, बेंगलुरु में? तो स्टूडेंट जो 3D प्रिंटेड जो पोस्ट ऑफिस बनाया गया है वो बनाया गया है बेंगलुरु में। तो क्वेश्चन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। अगर आपसे पूछता है कि पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बना है, तब आप इसका आंसर बताएंगे तेलंगाना में बना है। पूछा था पोस्ट ऑफिस तो बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पर कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहते हैं, वेद कहते हैं, आर्यसूत्र कहते हैं, आगम कहते हैं? तो जैन साहित्य को बोलते हैं आगम। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अगस्त 2023 में किस राज्य में गृह ज्योति योजना की शुरुआत की गई थी? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में? तो गृह ज्योति योजना जो शुरू की गई थी वो की गई थी कर्नाटका में, जहाँ के नए मुख्यमंत्री बने थे सिद्धारूढ़ा जी, और कर्नाटक का सिद्धारामैया जी यहाँ पर क्या बने थे? नए मुख्यमंत्री बने थे। और सिद्धारूढ़ा विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी बन गया था। पहले हमारा गोरखपुर था, लेकिन गोरखपुर अब दूसरे नंबर का हो गया है, सबसे नंबर 1 का हो गया हुगली सिद्धारूढ़ा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता तो अब आप इसका आंसर कर्नाटक बताएंगे, ना कि गोरखपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ लेते हैं। दाब का एसआई यूनिट क्या है? मीटर, केल्विन, पास्कल, न्यूटन? तो दाब की जो एसआई मात्रा होता है वो होता है पास्कल। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम? तो स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश से शास्त्रीय नृत्य संबंधित है वो हो जाएगा कथक। और कथक के प्रमुख जो नृत्यकार थे लच्छू बिरजू महाराज जी, उनका क्या है
हाल ही में निधन हो गया है। ओडिशा कहाँ का है? ओडिशा का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ेंगे कि 5 अक्टूबर 2023 को 19 नवंबर 2023 के मध्य भारत में संपन्न हुए 13वें IIC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये क्वेश्चन तो अधिकतर सब बच्चों को आता होगा, क्योंकि यह विश्व ट्रॉफी थी और ये किसने जीती थी? ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी भारत को हरा करके। और ये मैच कहाँ पर हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, जो कहाँ पर? हमारे गुजरात के अहमदाबाद में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 51 आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसका आंसर बताएंगे। लाल है, हरा है, बैंगनी है, पीला है। तो स्टूडेंट प्रकाश जो शून्य रंग या वायु के अतिरिक्त जो सबसे अधिक माध्यम में तेज गमन करता है, तो वो लाल रंग की रोशनी में सबसे तेज चलता है। अगर आपसे पूछेगा इसकी स्पीड सबसे कम किस में होती है? ग्रीन में, और मैक्सिमम होती है रेड में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से भारत के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? चित्रकूट में, आगरा में, बांदा में या झांसी में? तो कालिंजर का जो किला है वो बांदा में स्थित है। आपको पता होगा कालिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु भी हो गई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। ऑप्शन नंबर के सी इसका राइट आंसर है। प्रवीणा अंजना ने क्या है? मिस इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रवीणा अंजना। क्वेश्चन नंबर 53 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। स्टूडेंट आपके लिए गुड न्यूज़ है कि कल संडे में आपके लिए भारतीय प्रमुख संविधान संशोधन पर एक इम्पोर्टेंट क्लास आ रही है विद थ्योरी की, विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो कल 11 बजे वो आप 10 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। तो कल संडे है तो सब अपना टाइम निकाल कर उस क्लास को कर लीजिएगा। काफ़ी आपके लिए अच्छी होने वाली है, फुल कंटेंट क्लास है। और मैंने वो भी क्लास करा दी है कि भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव, तो वो भी आप क्लास कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है ना कि समवर्ती सूची किस देश की देन है, तो वहाँ पर आपको ये फुल डिटेल में बताया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है कि विश्व बाघ दिवस यानी वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है 21 अप्रैल, 23 मई को, 18 जून को, 29 जुलाई को। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल्स या मेटाकार्पस। तो क्वेश्चन नंबर 26 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेटाकार्पस, हथेली में पाई जाने हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में या अवध क्षेत्र में? तो क्वेश्चन नंबर 57 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कृषि की उत्पादकता सर्वाधिक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घातक रक्त अल्पता वह स्थिति है जो शरीर में पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य लाल रक्त कणिकाएं नहीं बना पाता है क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। तो क्वेश्चन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 के कारण शरीर में रक्त अल्पता की कमी हो जाती है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। क्वेश्चन नंबर 59 है कि गुप्त काल में रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? कार्पसणा, दिनार, रूपक या रुपयक या निक्स। तो आपको पता होगा जो रजत का सिक्का होता था, चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे और सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। क्वेश्चन नंबर 60 है कि कदम्ब राजाओं की राजधानी थी? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे तंजौर, बनवासी, कांची या बदामी। तो राइट आंसर हो जाएगा बनवासी क्या थी? कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 61 है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता में, पुणे में, पटियाला में, ग्वालियर में। तो 61 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पटियाला में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान
स्थित है पटियाली में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है? समवर्ती सूची में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, या भारत की संविधान की सूची अनुसूची 4 में? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा DPSP का उल्लेख कहाँ पर दिया गया है? तो आप बताएंगे इसमें कल्याणकारी राज्य की करने की स्थापना करने की बात की गई है, तो ये आते हैं DPSP में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, भारत के महान्यायाधीश, या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो आप आंसर बताएंगे भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ना कि इसको अपॉइंट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? आगरा, मथुरा, सहारनपुर, कानपुर, देहात? तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, सहारनपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ? तो हमारे क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय। ये क्या है? एक राज्य विश्वविद्यालय, यानी कि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है? अल्प अधिकार, ध्येयाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता? तो स्टूडेंट किसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं होती है? जहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है वहाँ पर बिक्री लागत नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? कालाजार, एड्स, रेबीज, चेचक? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालाजार, जो है प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 68 है नागार्जुन बांध किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर, सिंधु नदी पर? तो नागार्जुन बांध बना है, ये बना है कृष्णा नदी पर। तो अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी बहुत ही फेमस थी महाभारत में, तो आप इसको लिंक करके याद कर लेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ऊंचा प्रपात जलप्रपात है? सिकमा जलप्रपात, हेन्नाकल जलप्रपात, कोटालम्मा जलप्रपात, या जोक जलप्रपात? तो सबसे ऊंचा कौन सा? 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, जोग जलप्रपात सबसे ऊंचा, और ये कहाँ है? कर्नाटक में, और कर्नाटक में शरावती नदी के ऊपर बना हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोवा, यानी क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है ऑप्शन नंबर के ए। 71वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? लखनऊ के, वाराणसी के, हैदराबाद के, बंगाल के? तो ये कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ कि महात्मा गांधी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा या तो रामायण को कहा था, द न्यू टेस्टमेंट कहा था, भगवद गीता को कहा था, या कुरान शरीफ को कहा था? तो किसको इन्होंने अपनी माता कहकर बुला रहा था? वो बोलता है भगवत गीता को कहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मैं आप पढ़ूंगी और ये है आज की हमारी लास्ट स्लाइड, क्योंकि हम डिस्कस करते हैं यूपी पुलिस के 75 क्वेश्चन, तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है, तो आपका भी अंतिम स्लाइड होगी ये। तो क्वेश्चन नंबर 73 है किस जनरल गवर्नर ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी? तो सती प्रथा को अंत करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और किसके कहने पर, किसके साथ के कारण? राजा राम मोहन राय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि वह प्रधानमंत्री कौन सा जिसने संसद में मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था? यानी किसको संसद में मतदान के द्वारा इनको पद से हटा दिया गया था? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, बीपी सिंह, चंद्रशेखर? तो क्वेश्चन नंबर 74 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, बीपी सिंह को हटा दिया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, गोवा में? तो स्टैच्यू ऑफ पीस आपको पता होगा नाथ द्वार एक जगह का नाम है, वो है राजस्थान में, और ये भगवान शिव की मूर्ति है जिसको हम स्टैच्यू ऑफ पीस कहते हैं।
मुझे हिचकी आ रही है तो थोड़ा आपको क्लास करने में डिस्टर्ब हो रहा होगा, लेकिन मैंने पूर्ण कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 75 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं पूरे, तो सेकंड प्रैक्टिस सेट आई होप आप कर लीजिएगा। आपको एक 6 बजे मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे से इसको करना है। अगर आपको जल्दी से करना है तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको फिर से नए कंटेंट के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा आपसे विदा लेती हूँ। लर्न विद अभिलाषा पर आपको जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद।